हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम बात करेंगे कि हमें यदि होम लोन लेना है, किसी हाउस रेंटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट में हमें इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का पॉइंट यही है कि मतलब मेरा जो व्यू रहेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताऊंगा उसके प्रोज और कॉन्स क्या है उसके। बट फाइनल जो है आप उसको हिसाब से कुछ आपको एज एन इनपुट अपनी थॉट में ले सकते हो इस वीडियो के इनपुट को। तो चीज़ ये है कि सपोज़ करो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज़ हमारा 50 लाख का फ़ंड है हमारे पास, या फिर 50 लाख का हमारे पास टारगेट है। टारगेट ये है कि एक हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदनी है जो कि 50 लाख की है, या फिर दूसरा टारगेट है कि हमें इक्विटी में अपना पोर्टफोलियो का जो साइज़ है आइदर एनी वे हो, डायरेक्ट में हो या फिर आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू हो। आपका टारगेट 50 लैक्स का है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 5 years, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, इतना 5 ईयर का ही हम लेके चलते हैं। तो एक तरीका है कि आपने फ्यूचर, देखिए हाउस रेंटल जैसे रेजिडेंशियल हाउस है, तो रेजिडेंशियल हाउस में नॉर्मली जो लोग, मैं अभी उस हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ आप रहना है, जो आपके रहने के लिए आपने लिया हुआ है, आप उसमें स्टे कर रहे हो। मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो आपने उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया हुआ है कि मेरा वहाँ से रेंट आ जाएगा या फिर वो मेरी प्रॉपर्टी अप्रिसिएट हो जाएगी। उस पर्पज़ से यदि आप उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हो, तभी इस कंपैरिजन में वो वैलिड होगा। मैंने इसमें जो प्रॉपर्टी पे हम लोग रहते हैं, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए लिया हुआ है। देखिए, पर्सनल यूज़ की प्रॉपर्टी को इसमें से एक्सक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि देखिए, आपकी प्रॉपर्टी चाहे मतलब 20 लाख की हो या 2 करोड़ की हो या 20 करोड़ की हो, आप यदि उसमें रह रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आप सिर्फ अपना, कहीं और रहते तो रेंट देते, तो आपका एक है कि आपकी बेसिक नीड आपका पूरी हो रही है और आपको एक घर मिल रहा है या आपको एक फ्लैट मिल रहा है जो कि आप उसमें रहना मतलब रह के आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हो। तो और बस उसमें एक ही गेन है क्योंकि आपका प्रॉपर्टी का रेट ओवर द टाइम इंक्रीज़ होगा, बट आपको उससे कोई रेंटल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने उसको एक्सक्लूड किया। हमारा सिनेरियो क्या है कि हमारे टारगेट जो है वो 50 लैक्स का है और हमने हमारे पास 50 लैक्स रुपीज़ नहीं है अभी। हमारे पास कुछ अमाउंट है जो कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में एकुमुलेट कर सकते हैं 50 लैक्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने इसमें कंसीडर किया है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे मेरे पास अभी पर्सनल हाउस हो चुका है और मुझे एक अलग घर लेना चाहिए। कई लोग का जो थॉट होती है कि यार मैं घर में पैसा नहीं लगाता हूँ, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं अभी स्टॉक में लगाता हूँ। ठीक है, और कुछ एक टारगेट लेके चलते हैं, राइट। तो अभी हम आते हैं कि जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ली है, टारगेट है हमारा अचीव करने का 50 लैक्स ओवर द 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर में उसका कॉस्ट इतना मतलब हम इतना इनपुट उसमें देंगे, उसकी इनपुट कॉस्ट 50 लैक्स है। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है कि आपको एक तो प्रॉपर्टी इसमें जो है, आपको प्रॉपर्टी जो है कहीं पे आपको सर्च करनी पड़ेगी। वो आपके एरिया के पास भी हो सकती है, वो आपके एरिया के दूर से दूर भी हो सकती है। जो पास की प्रॉपर्टी होती है वो आपको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि आप उस एरिया में रहते हो तो इजी टू आइडेंटिफाई है। बट सपोज़ करो आप एक सिटी में रहते हो, आप दूसरी सिटी में जहाँ आप नहीं रहते हो, केवल फ्रेंड्स के या रिलेटिव के कहने पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी डाउटफुल होती है क्योंकि उसका एक्चुअली में आपने सेल्फ होमवर्क नहीं किया हुआ है।
चांसेस हो जाते हैं, मतलब जिसमें आप सेल्फ होमवर्क नहीं करते हो उसके चांसेस थोड़े से बिगड़ जाते हैं, बिगड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब नॉट टू मीट टारगेट ये ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने ऐसी प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप कहाँ ले रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक लमसम अमाउंट उसमें अंदर डालना पड़ेगा। आइदर आप होम लोन का उस प्रोडक्ट पे जाते हो, या फिर आप उसमें मतलब सेल्फ पेइंग मोड में जाते हो। तो यदि आप उसमें होम लोन के, नॉर्मल लोग इसमें जो है होम लोन के वे में जाते हैं। मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या करेगा बंदा, पहले तो उसमें यदि 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो पहले तो उसमें 20% को कहीं ना कहीं रिज़र्व करके चलेगा। उसके पास एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 12 से 15 लाख रुपए होने चाहिए उस घर में की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर डालने के लिए। अब इस सिनेरियो में आता है कि आपने अभी प्रॉपर्टी तैयार नहीं हुई है, स्टार्टिंग से ली है, या प्रॉपर्टी बनी बनाई है और आप उसमें डायरेक्ट मतलब कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रीसेल वाली प्रॉपर्टी। तो दोनों ही केस में यदि रीसेल वाली प्रॉपर्टी है या फिर आपको आगे जाके लोन उठाना पड़ेगा, मतलब रीसेल में भी आपने लोन उठाया है, और यदि कंस्ट्रक्शन लिंक प्रॉपर्टी है उसमें भी आपने आगे जाके लोन उठाना ही है, क्योंकि आपके पास इमीडिएट उतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक तो आपका लोन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक प्रॉपर्टी के साथ चांसेस क्या हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी एक चैलेंज है। मान लो बहुत अच्छा बिल्डर है तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो एक प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। रीज़न कोई भी हो सकता है। बनेगा तो डिले में बनेगा कि टाइम से बन जाएगा, आपको पोजीशन टाइम से मिल जाएगा। वो एरिया आपका डेवलप्ड एरिया है कि अभी वो डेवलप नहीं है, वो फ्यूचर प्लानिंग में है। मतलब किसी भी सिटी के मतलब मास्टर प्लान में आता है आगे 5 साल में या 10 साल में, तो वो गवर्नमेंट के चीज़ें हैं। यदि डेवलप्ड है देन इट इज़ ओके। तो यदि डेवलप्ड नहीं है तो उसमें भी टाइम जाएगा, आपका पता नहीं है कि वो एरिया, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट प्रॉपर्टी की ब्रिक साइज से, लेआउट से और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से नहीं इंक्रीज़ करता। प्रॉपर्टी का रेट इंक्रीज़ करता है उसकी सराउंडिंग से। सराउंडिंग कहाँ से आती है? सराउंडिंग आती है प्रॉपर्टी के इंटरनल सराउंडिंग, मतलब कैंपस कैसा है। दूसरा सराउंडिंग्स आती है कि आपका उस जगह का, उस डिस्ट्रिक्ट का और उस प्लेस का, उस सेक्टर का ग्रोथ कैसा है, और उसके आसपास की कैसी मतलब लोकेलिटी है। प्रॉपर्टी का प्राइस केवल इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर्टी आपकी बहुत प्रीमियम है और उसमें जो है, मगर उसके जैसे ही प्रॉपर्टी के गेट से बाहर जाओगे, कैंपस के गेट से बाहर जाओ, तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज हो, जो ना सही से रोड हो, ना सीवर हो, ना लाइट प्रॉपर आती हो, तो उन प्रॉपर्टी के रेट उतने नहीं बढ़ते हैं। तो ये भी एक, क्योंकि सारी फ्यूचर की बाइंग फ्यूचर ड्रीम के ऊपर ही की जाती है। हम ये मान के चलते हैं, या बिल्डर हमें ये कन्विंस करता है कि एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम। गवर्नमेंट यहाँ सीवर ले आएगी, गवर्नमेंट यहाँ से फ्लाईओवर तैयार कर देगी, गवर्नमेंट यहाँ एयरपोर्ट ले आएगी, रेलवे स्टेशन बन जाएगा, बस स्टेशन बन जाएगा, स्कूल हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी हो जाएंगे, हॉस्पिटल हो जाएंगे, एवरीथिंग, मतलब ये सीन है। मगर ऐसा होता नहीं है कि, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। इसका एक मैं एग्जांपल बताऊं कि एयरपोर्ट के पास, जैसे जेवर एयरपोर्ट एनसीआर में अभी डेवलप हो रहा है, उसके पास बहुत सारी लैंड मतलब का लॉटरी के थ्रू लोगों को एलोकेट हुई है। बट आप अभी ग्राउंड पे जाके देखने जाओगे तो वो ग्राउंड पे, वहाँ पे टोटल अभी सिक्योरिटी का कंसर्न है। गवर्नमेंट कह रही है कि मैंने वहाँ ये डाल दिया, वो डाल दिया, बट सिक्योरिटी, आप अकेले जाके पूरे एक लैंड में इतने बड़े अकेले तो नहीं रह सकते आप। सोशल सोशल एनिम मतलब ह्यूमन एक सोशल एलिमेंट होता है। तो सोशल एलिमेंट वो कहाँ से लाओगे आप? ऑफिस मान लो आपका खुल गया है, तो आप अकेले पूरे एरिया में रह रहे हो, पूरी सोसाइटी में रह रहे हो, तो वो सब डेवलपमेंट आपको अपने फेस करने पड़ेंगे। आप मान लो कई लोग होते हैं जो कहीं ना कोई ना कोई तो शुरुआत करता है, तो वो डेवलपमेंट फेज़ आपको देखने पड़ते हैं। उसका एक अलग चैलेंज है कि लाइट कट जाएगी, सीवर लाइन कट जाएगा, पानी कट जाएगा, कि वो रोड तैयार हो रही है, उधर खंभे लग रहे हैं तो पता लगा लाइट काट दी। तो ये सब चैलेंजेस इसके साथ आते हैं, जो कि फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग के ऊपर गवर्नमेंट की, बिल्डर की या लोकेलिटी के डेवलपमेंट की, हम किसी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं जो कि फ्यूचर में तैयार होने का हमें ड्रीम देखते हैं, तो उसके अलग चैलेंज है। इन केस
हमने वो प्रॉपर्टी नहीं चूज़ की, हमने चूज़ किया है कि रेडी टू मूव का। आप इसी केस को मैंने 50 लाख का बना के चला है एक नॉर्मल बायर की तरह, एवरेज सैलरीड पर्सन के लिए। यदि आप इसी चीज़ को 1 करोड़ के कैलकुलेशन में देख सकते हो तो आप उसमें उस लेवल पे भी सोच सकते हो। प्रॉब्लम सबकी सेम ही है, ठीक है। तो अब मान लो आपने रेडी टू मूव ले लिया। रेडी टू मूव के साथ आपको इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द डे वन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा पैसा बैंक से ले लिया है तो बैंक आपके पास इंटरेस्ट रेट तेज़ी से लगाएगा। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड के साथ क्या होता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट रेट तब लगाएगा जब आपने उसका डिसबर्समेंट किया हुआ है, उस पोर्शन पे लगाएगा। दोनों ही केस में हमारे जो हैं अपने जो अपना सेल्फ फंडिंग है, जो कि 20%, 25%, 30% तक होती है, वो भी हमें रिज़र्व करके रखनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में। और यदि रेडी टू मूव है तो उसमें हमें तो वन टाइम में अरेंजमेंट करके देना ही पड़ेगा। इसके 2 सिनेरियो हैं, या तो आपका फ़ंड सेल्फ फंड डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उस पे आप एफडी के बराबर भी इंटरेस्ट नहीं पा पाओगे, वो भी एक कैलकुलेशन में जुड़ता है। तो ओवरऑल इसमें आपका चैलेंजेस ये रहते हैं। फिर आपका मान लो प्रॉपर्टी तैयार हो गई, मिल भी गई, फिर आप वहाँ पे रेंट पे आ जाओ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का जो साइकिल है ये बहुत लंबी साइकिल है। इस पे पहले कंस्ट्रक्शन होगी, फिर उस पे एरिया डेवलप होगा, फिर उस पे लोकेलिटी आएगी, फिर उसके आसपास देखिए रेंट पे भी तभी उठेगा ना जब उस जगह पे देखिए हमारी तरह ही कोई पर्सन होगा जो रेंट पे जाएगा। तो रेंट पे या यदि मुझे 8,000 रुपये दे के 2 BHK कहीं मिल रहा है, ठीक है, तो और वहाँ पर कुछ नहीं है, और मुझे यदि 10,000 रुपये दे के एक 2 BHK मिल रहा है जहाँ से मुझे एटलीस्ट ऑटो की कनेक्टिविटी या एक छोटी मोटी दुकान का मतलब शॉप्स हैं वहाँ पर मिल जा रही है, तो एक नॉर्मल इंसान, या मुझे सिक्योरिटी ज़्यादा है उस जगह, तो नॉर्मल इंसान वो 2,000 का रिस्क नहीं लेता, वो आपके 10,000 पे ही जाएगा। नॉर्मल इंसान, आप नॉर्मल इंसान की तरह सोचोगे तो 10,000 पे ही जाएगा। अब जिसको मान लो मुझे उसी एरिया में ही काम है, वो भी आपका इसी 10,000 वाली रेंट पे जगह पे रहेगा। थोड़ा सा दूर होगा तो वो चल लेगा, ठीक है ना। और यदि वो पर्सन वही जाएगा जिसको मतलब बिल्कुल ये है कि मुझे ग्रुप में शेयरिंग में रहना है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, तो उस तरह के लोग वो 8,000 की प्रॉपर्टी पे इनिशियली लॉन्च हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो रेंटल यील्ड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेंटल यील्ड किसी प्रॉपर्टी की आप कहीं भी चले जाओ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपको एक एफडी का, नॉर्मल एफडी का भी रिटर्न या सेविंग अकाउंट का भी रिटर्न दे पाए। तो उस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनहेरेंट किसी प्रॉपर्टी की या प्लेस के मतलब इनहेरेंट ग्रोथ की, कि इनहेरेंट उस एरिया का कैसे ग्रोथ होता है। तो नॉर्मल जो ग्रोथ रेट देखी गई है जो कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ चलती है, वो उतनी चलती है जैसे मैंने 50 लाख पे एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और मैंने इसमें 40 लाख का लोन लिया और 10 लाख मैंने अपनी साइड से दिए। तो लोग क्या करते हैं कि इतना पैसा तो मैंने दे दिया है, ये तो मेरा लगा है, अब वो 50-40 लाख पे मुझे हर साल 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो मेरा हर साल 5 लाख रुपए कम हो रहा है। तो नॉर्मल पर्सन क्या करता है, कहता है यार मेरे को प्रॉफिट ना भी हो, अब देखो ये कंडीशन आती है, मेरे को प्रॉफिट ना भी हो तो मेरा लॉस भी ना हो। तो उस केस में क्या होगा, वो एवरी ईयर 5 ईयर बैंक को लोन दे रहा है, लोन का इंटरेस्ट चुका रहा है, तो वो एवरी ईयर 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 5-5 लाख रुपए जोड़ता हुआ चला जाएगा। आपको लगेगा कि आपकी प्रॉपर्टी का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं होता है, वो इक्वल टू इक्वल बैलेंस पे जाता है, इवन उसको लॉस में भी बेचना पड़ता है। तो ये तो हो गई जेनरिक ग्रोथ। मगर एक चीज़ ऐसी होती है कि जैसे बहुत रेयर, अब आप उस चीज़ को पकड़ पाना बहुत टफ होता है, क्योंकि झूठ हर जगह बोला जाता है, जो बिल्डर लॉबी बोलती है या फिर ब्रोकर लॉबी बोलती है, झूठ तो हर जगह बोला जाता है कि, और झूठ नहीं बोलते वो, उनको पता है कि वो फ्यूचर कभी इतनी जल्दी आएगा नहीं, मगर वो ये तो जानते हैं कि फ्यूचर गवर्नमेंट भी दिखा रही है, बिल्डर भी वही फ्यूचर दिखाता है और ब्रोकर भी वही फ्यूचर दिखाता है, तो झूठ तो कोई नहीं बोल रहा है, बट देयर इज़ सम प्रॉब्लम। वो फ्यूचर आता कब है इस पर डिपेंड करता है, और वो फ्यूचर आने के लिए जो आपने उस सेक्टर की ग्रोथ का टाइम अपने आप ही देख लिया, तो आपने इन्जॉय क्या किया, ठीक है।
तो मेरा कंसर्न ये है कि इसमें जो है प्रॉपर्टी का बिल्डर जो इनहेरिट रेट चेंज होता है, मान लो कोई एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है, 5 साल की ड्यूरेशन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी का रेट 5 लाख 50 लाख पे प्रॉपर्टी पे 5 लाख रुपए तो इंक्रीज़ वो कराएगा ही कराएगा। इससे ज़्यादा ना कोई ख़रीदेगा ना कोई बेचेगा, ठीक है। और यदि कुछ इसमें अच्छा जंप आता है या सही में वहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट दिखना चालू होता है, या फिर कोई कुछ और नई चीज़ें लॉन्च होती हैं, लॉन्चिंग से प्राइस केवल स्पाइक मारता है। लॉन्चिंग से उस प्रॉपर्टी के इनहेरेंट प्राइस पे, मतलब फ्यूचर की चीज़ लॉन्च हो रही, जैसे मैंने एक लॉन्च कर दिया है, हाँ यहाँ पे एक ना TCS का ऑफिस खुलेगा, या फिर इन्फोसिस का ऑफिस खुलेगा, या फिर किसी बड़ी कंपनी का यहाँ पे प्लांट के लिए उसने ले लिया है, या अमूल ने प्लॉट खरीद लिया है। इन सब चीज़ों से केवल प्राइस, इनहेरेंट प्राइस में एक शॉर्ट टर्म स्पाइक आता है। इनसे कोई भी उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी के रेट पे कोई इंक्रीज़ नहीं आता, ठीक है। आप इसको किसी भी एरिया के साथ मैप करा सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा एरिया का, मुझे केवल NCR का थोड़ा बहुत आइडिया है, और मैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं भी हूँ, बट मैंने ये अपनी रियल टाइम में जो अपनी प्रॉपर्टी मैंने जो बनाई हैं उनके एनालिसिस करके मैंने ये देखा है, ठीक है। तो इसका ये है कि आपका बेसिक टारगेट जो है वो क्या होता है कि मान लो आप इसका यूज़ कहाँ करना है, इसका यूज़ यहाँ कर सकते हैं कि और आपकी सिप चालू हो गई। अब सिप आपकी जो 50-60 हज़ार रुपए की पर मंथ की चालू हो गई, ठीक है। तो आपने एक फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट कहीं से लोन ले लिया, आपने सिप चला दी, सिप चला के आप उसको ओवर द टाइम चुकाओगे, ठीक है। ये वो तरीके में फ़ायदेमंद है। जैसे मुझे पता है कि भाई मेरी एज जो है 40 हो गई है, ठीक है, और मेरे मेरे किड्स को आगे जाके 50 लाख रुपीज़ एजुकेशन में या किसी और काम में ज़रूरत होगी, आगे 10 साल आगे, ठीक है। तो उस केस में मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, क्योंकि आप 40 के हो चुके हो, 50 पे जाओगे, आपके आप होम लोन उठाओगे, वो एजुकेशन लोन उठाओगे, इन केस आपके पास वो फंड ना हो, तो आप क्या करोगे, एजुकेशन लोन उठाओगे। एजुकेशन लोन उठाने के लिए उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ वो देगा कि नहीं देगा, या फिर उस एजुकेशन के अगेंस्ट पे वो एजुकेशन लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सब बहुत सारी चैलेंजेस हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब आपको पता है कि भाई मैंने फ्यूचर लोन आपने 10 साल पहले ही उठा लिया, 40 साल में आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये 50 लाख की चीज़ को या 60 लाख की चीज़ को मुझे 10 साल बाद सेल करनी है। इस केस में बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें चलो, क्योंकि आपका पैसा का कभी भी जीरो नहीं होगा, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम है। इन केस आप रीसेल वाली प्रॉपर्टी पे जा रहे हो तो उसमें आपकी और आपकी इनहेरेंट ग्रोथ उसकी वैल्यू की होती रहेगी, विद इन्फ्लेशन अपने आप होती रहेगी। इन्फ्लेशन के साथ ही साथ वो इंक्रीज़ करता जाता है रेट उसका, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को तो ये बीट कर जाएगा। रेंटल आपका आ गया ठीक ठाक तो ओके है, नहीं ओके तो हमने उसको वैसे भी कैलकुलेशन में नहीं लिया है। तो आपके पास क्या है, 10 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, आप उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके आप उस टारगेट को, एजुकेशन लोन या मैरिज के लिए आप उसको बिल्कुल या अपनी मतलब वेकेशन प्लानिंग के लिए या अपने फ्यूचर के लिए आप उसको वहाँ से लिक्विडेट करके आराम से उसको टारगेट को अचीव कर सकते हो। क्योंकि ये फिक्स है, इसमें वो नहीं है कि आपका डाउन हो जाएगा। यदि मार्केट डाउन भी होती तो उतना उतना डाउन नहीं होती है रियल इस्टेट में जितनी नॉर्मली होती है, ठीक है। तो एक तो इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आप फ्यूचर वैल्यू को पहले ही लेके लायबिलिटीज़ अपने 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 कैरियर के लाइफ टाइम में ही, स्पैन में ही आप उसको चुका सकते हो। आपको फ्यूचर में जाके लोन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये जगह ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। मगर यदि आप सोचो कि मैं इसके अल्टरनेट के क्योंकि मैंने 50 हज़ार रुपये तो हर महीने दिए ही हैं, ठीक है। तो 50 हज़ार रुपये मैंने हर महीने दिए हैं, तो क्या मैं इनिशियल अमाउंट 10 लाख रुपए लगा के जो मैंने इसके मतलब सेल्फ पे पेमेंट वाला जो चीज़ें थी, मतलब 40 लाख लोन लिया, 10 लाख का मैंने अपनी तरफ से लगाया, वो चीज़ क्या मैं करके म्यूचुअल फंड या इक्विटी के साथ कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप को लायबिलिटीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना 10 लाख को किसी डेट फंड में डाल दो,
डेट फंड में डालने से आप वहाँ से आप एक सिस्टमेटिक विड्रॉल वो ट्रांसफ़र प्लान लगाओ उसमें, और उसको इक्विटी में धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र करते जाओ। और आप आपके पास जो खुद का जो आप सिप चला रहे हो या ईएमआई चला रहे हो, उसके इक्विवेलेंट आप अपनी सिप चला लो। कुछ भी बिल्कुल भी सेफ खेलना है तो निफ्टी के ईटीएफ में लगा लो, या फिर किसी मल्टी कैप फंड में लगा दो। तो ये रिस्क फ्री रहते हैं नॉर्मली। बाकी देखो और कुछ हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। और आप इसमें गोल्ड के जो सोवरेन बॉन्ड आते हैं, आप गोल्ड गोल्ड बॉन्ड आते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मतलब यदि थोड़ा सा डायरेक्ट मतलब स्टॉक में डील कर सकते हो, तो आप कभी आपको एक अच्छा डाउनसाइड दिखे तो थोड़ा सा फंड आप वहाँ पे अच्छी ब्लू चिप कंपनी में भी लगा सकते हो। या फिर आप एक अच्छे मतलब डाउन टाइम में अच्छे हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में भी लगा सकते हो, जिससे आपका एक डिविडेंड भी क्वार्टरली टू क्वार्टरली या हाफ ईयरली आता रहेगा। उन कंपनी से बहुत सारी कंपनी हैं जो आपको 7 या 8% पे तक का डिविडेंड भी देती हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो उसके साथ साथ। और आप देखोगे कि आपको इसमें ना कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, क्योंकि थोड़ी सी आपको बस ये अपना रिस्क देखना पड़ेगा कि आप यदि इन केस मार्केट डाउन जाती है तो, और आप उस फियर को मतलब बियर नहीं कर पा रहे हो, या उस रिस्क को आप बियर नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, या और आप डेली मार्केट चेक करते हो, तो उस केस में आपको मैं तो कहूँगा किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू प्रॉपर मतलब सिप करनी चाहिए, और थोड़े समय के लिए इसको टाइम देना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एकदम से सारी खाद डाल के पेड़ को बड़ा बड़ा नहीं कर सकते हो। पेड़ बड़ा अपनी ग्रोथ प्लान से होता है। आप बस उसको प्रॉपर खाद दोगे तो वो सही से बड़ा हो जाएगा, मतलब हरा भरा रहेगा, हेल्दी पेड़ बनेगा। नहीं दोगे तो वो अपने हिसाब से बड़ा होगा। मगर आप सोचो कि मैं एकदम से ही उसके अंदर सारा पैसा डाल दूं और सारा कुछ कर दूं तो मेरे साथ एकदम से ही वो ग्रो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें इसको टाइम देना पड़ता है। एक पेड़ को भी बनने के लिए जितना टाइम चाहिए, आप सोचो कि मैंने एक मतलब फ्रूट वाला प्लांट लगाया है जो मुझे 5 साल बाद ही फ्रूट्स देगा। उस हिसाब से इसको आप टाइम दो, ये पक्का फ्रूट्स देगा। और उसके लिए जो है आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। आपके पास जो पैसा है वो आप अपना यूज़ भी कर सकते हो। बट आपका टारगेट, मुझे लगता है, यदि मैंने अपने जो एक्सेल पे या मतलब एक्सेल के सहारे लाइफ चलती नहीं है, बट इसमें रिस्क फैक्टर जो है केवल इतना है कि इंडिया मतलब किसी वॉर में ना इन्वॉल्व हो जाए, ग्लोबल कंट्री किसी बड़ी वॉर में ना इन्वॉल्व हो जाए, या कोई बड़ी क्राइसिस ना आ जाए, और या फिर मतलब ये जो फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर हैं, ये आपके प्रॉपर्टी पे भी इक्वली वैलिड होंगे। कि यदि वो कुछ होता है तो ना तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, ना प्रॉपर्टी बनेगी, और ना प्रॉपर्टी आपको टाइम पे मिल पाएगी। तो यदि प्रॉपर्टी मिल ही नहीं पा रही है, बिल्डर डिफ़ॉल्ट हो गया, या फिर बड़ी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो इन सब चीज़ों में जो सिनेरियो में फिर हमारे दोनों केस या कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली तो नहीं चल पाएगी। हो सकता है कि आपका उस समय गोल्ड चल गया हो, या फिर आपका मतलब कुछ और चैलेंज आ जाए जो अनफोर्सीन है आज की डेट में, है ना। तो ऐसी केस में आपकी नहीं चलते हैं। मगर यदि आप ये मान के चलो कि हमें लगता है कि आगे क्या होगा, हम यदि इस चीज़ की चिंता ना करें कि आगे क्या होगा, तो हम आराम से अपना किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में, या फिर आप थोड़े से भी जानकार हो तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके और पैसे की एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हो। और कई सारे कैलकुलेटर गूगल पे भी अवेलेबल हैं। आप चाहो तो मेरे से भी पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा कि कितना मुझे फ्यूचर में टारगेट इसको अचीव करना है, इतना टाइम लगना है, तो मैं कितनी सिप दूं। तो नॉर्मली मैं 12, 13, 14% का व्यू लेके चलता हूँ ग्रोथ का। तो वही चीज़ों से आपके पास इजीली आ जाएगा कि आप कितनी सिप करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप उसको मतलब डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसको उसको निफ्टी वाले में भी लगा सकते हो, स्मॉल कैप में भी लगा सकते हो, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम। तो हमारा टारगेट जो है, हमें क्या है कि
कई सारी चीज़ें हैं जो म्यूचुअल फंड वाले चैनल पे या इस डायरेक्ट स्टॉक वाले चैनल पे हमारा ओवरहेड नहीं पड़ता है। मगर यदि आप उस चैनल पे जाओ, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के चैनल पे जाओगे, तो आपको जब कभी प्रॉफिट हो भी गया आगे जाके, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो और आप सही सारा काम सही से कर रहे हो, एक नंबर पे कर रहे हो, तो फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ सकता है। और और उसके बाद जो है फिर आपका देखिए, ब्रोकर तो शुरुआत और मतलब पहली डील में भी और हर डील में एंगेज होता है, या तो बिल्डर एंगेज होगा या तो ब्रोकर होगा। और फिर आपको किसी सेलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, या ब्रोकर के थ्रू आप करवाओगे तो ब्रोकर समझ जाता है कि आप दूर के कैंडिडेट हो, तो आपको वो औने पौने भाव का रेट करता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, आपका डेवलपमेंट एरिया का चार्ज देते हो, रजिस्ट्री है, वैट है, जीएसटी है, ये सब चीज़ें जो हैं लगती हैं उसके अंदर। उसके बाद ये यदि आप उसको किसी को रेंट देने की कोशिश करोगे, तो उससे पहले भी आपको वहाँ पे इंटरनल वर्क कराना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में एक नॉर्मल स्टार्टिंग जो है 2 लाख 3 लाख की है। तो इतनी आपको करनी पड़ेगी ओवरहेड, तब जाके आपकी मंथली इनकम उसमें चालू होगी। बट यदि आप ओवरहेड बहुत सारे आप जोड़ोगे, तो कम से कम 20 to 25% का ओवरहेड रहता है, वो प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है उसको वर्किंग स्टेट में लाने के लिए। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, तो उससे मेरा जो व्यू पॉइंट है कि वो बेटर ऑप्शन है, यदि उस एरिया में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रही है और आपने उस ट्रेंड को जान लिया है, और या फिर किसी ने आपको, आपके वेल विशर ने गाइड किया है, तो सीधी सी बात है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। मगर यदि आपको मालूम है कि जेनरिक ग्रोथ ही हो रही है और केवल मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो वो मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड के रूट पे ही आना चाहिए। मगर इसकी कंडीशन ये है कि आप के पास अपना कम से कम एक हाउस होना चाहिए, क्योंकि कल को क्राइसिस आती है, या फिर आपके बिजनेस नहीं चलता है, या आपके जॉब में कई प्रॉब्लम आती है, तो एटलीस्ट यू हैव सम प्लेस टू स्टे। आपका मतलब रेंट के लाइबिलिटी ना हो, केवल आपको बेसिक नीड की पूरी करने की ज़रूरत पड़े, जो कि इजीली कर सकता है हर बंदा। इतना प्लान करके चलता है कि कल को मेरे पास ये नहीं हुआ तो मैं प्लान उस पे जाऊँगा। तो मेरा आज का जो वीडियो था वो इसी चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए है कि हर तरीके का आदमी का प्रोफाइल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ही कैन मतलब जज कि उसके लिए क्या है। मेरा तो जस्ट एक इनपुट देने का मतलब वीडियो का था इसमें, जो टास्क था, तो मैंने इसीलिए इसमें दिया है कि आप लोग देख लें कैसा है। मगर कई लोग कहते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी बना लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी हर समय ही प्रॉफिट बना के देती है। तो थिंक अबाउट दैट पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।